Good morning, friends. In last lecture, we have discussed about line integral. Mainly in physics, for the application of the electrodynamics, we use a three integral: line integral, surface integral, volume integral. In last lecture, we have discussed about the line integral. What is mean by line integral? आपण डिस्कस केलं होतं की लाईन इंटिग्रल काय आहे, नेमकं आपण कशा प्रकारे त्याचा यूज करू शकतो. लाईन इंटिग्रलला पाथ इंटिग्रल सुद्धा आपण म्हणू शकतो. ओके, लाईन इंटिग्रल मी सांगितलं होतं द इंटिग्रल ऑफ पॉइंट फंक्शन अलॉंग अ कर्व. इंटिग्रल ऑफ पॉइंट फंक्शन, सपोज हे जर तुमचं एखादं कर्व असेल आणि याचं इंटिग्रल पॉइंट फंक्शन सपोज आपण कन्सिडर करताय एखादं फंक्शन घ्या आणि त्या फील्डवर इलेक्ट्रिक फील्ड आहे किंवा वेक्टर फील्ड म्हणू शकतो आपण, त्या फील्डवर त्या लाईन इंटिग्रल नाही का कर्ववर शो करत आहे. बघा, द इंटिग्रल ऑफ पॉइंट फंक्शन अलॉंग द कर्व इज कॉल्ड ॲज लाईन इंटिग्रल. आपण अशा प्रकारे डिनोट केलं होतं ते, किंवा आपण डिनोट करत होतो ए बार डॉट डीएल बार. ओके, अशा प्रकारे आपण लाईन इंटिग्रल स्पेसिफिकली हे त्याचे एक सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आहे लाईन इंटिग्रलचं, की तुमच्या वेक्टर फील्ड ए बार इंटू डीएल म्हणजे एक पार्ट आहे त्या पाथचं, आणि क्लोज ओपन इंटिग्रल ऑन ए टू बी. ए टू बी काय आहे, टू एंड पॉइंट्स आहे. म्हणजे तुमचं जे कर्व आहे ते कशापासून स्टार्ट होतं, इनिशियल पॉइंट ए टू फायनल पॉइंट बी. त्या कर्ववर तुमचं पॉइंट फंक्शन काय प्रॉपर्टी शोज करतो किंवा त्याचं आपण एक इंटिग्रेशन काढत असतो, त्याला आपण लाईन इंटिग्रल असं म्हणणार आहे. आपण पुन्हा हेच लेक्चर मी रिपीट करणार आहे, कारण कसं आहे ना, लाईन इंटिग्रल हे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आपल्या फिजिक्समध्ये, इन द सेन्स इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स या पेपरमध्ये. तर पहा, लाईन इंटिग्रल सांगताना मी सांगितलं होतं दी इंटिग्रल ऑफ अ पॉइंट फंक्शन अलॉंग अ कर्व, म्हणजे या कर्ववर त्या पॉइंट फंक्शनचे इंटिग्रेशन काय आहे त्यालाच आपण लाईन इंटिग्रल सुद्धा म्हणू शकतो. आणि आपण अशा प्रकारे डिनोट करत होतो ए टू बी ए बार डॉट डीएल बार, किंवा आपण वेक्टर फील्ड कोणती सुद्धा आपण फोर्स सुद्धा वेक्टर फील्ड एफ बार डॉट डीएल बार असं म्हणू शकतो, ई बार डॉट डीएल बार म्हणू शकतो. ई बार म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी बार डॉट डीएल बार म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड. अशा प्रकारे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलं आहे. ते एक सिंपल वे पुन्हा आपण एक त्याचं एक रिव्हिजन करणार आहोत की नेमकं आपण कशा वेनुसार गेलो होतो. तर बघा, एक आपले इलेक्ट्रिक फील्ड होतं, सॉरी वेक्टर फील्ड ए बार कन्सिडर केलं होतं आपण. ओके, आणि ते आणि ही कर्व आहे, एक पाथ आहे की ज्यांच्यावर आपलं पॉइंट फंक्शन वर्क करणार आहे. ओके, ए बार म्हणजे आपलं वेक्टर फील्ड आणि यांच्यावर नाही का एक कर्व काढलेला आहे आपण पी टू क्यू, आणि त्याच्यावर नाही का आपलं पॉइंट फंक्शन वर्क करणार आहे. ओके, तर बघा याच्यामध्ये काय केलं आपण, आणि याला एक टँजंट काढलेला आहे आपण. पॉइंट सी सपोज हे असेल तर याला एक टँजंट काढलेला आहे आपण, आणि ते मेकिंग अ अँगल थीटा. दिस टँजंट अँड आवर वेक्टर फील्ड ए इज मेकिंग अ अँगल थीटा. अशा प्रकारे आपण सांगितलेलं आहे. ते एक्सप्लेनेशन देताना आपण सांगितलं होतं की ए बी बी द कर्व इन अ वेक्टर फील्ड ए बार, दिस कर्व बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट. हे कर्व कसं आहे ना, आपण ऍक्च्युअलपणे सांगू शकत नाही, म्हणून नाही का आपण लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट मध्ये याला डिवाइड केलं होतं. ते एलिमेंट होतं आपलं डीएल. कोणतं एलिमेंट होतं, डीएल. तर नेमकं बघा, लेट डीएल बी द लेंथ ऑफ सच अ स्मॉल एलिमेंट. डीएल काय आहे, लेंथ आहे स्मॉल एलिमेंटची ॲट पी. पी म्हणजे आपलं हे पॉइंट कोणता आहे, पी. ॲट पी. पी एक पॉइंट कन्सिडर केला आपण. सपोज जर इथं कन्सिडर केला आपण हे पॉइंट सी, इथं सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतो. सी ऑफ एक्स वाय झेड तिन्ही प्लेनवर आहे. तर सी वर नाही का काय आहे त्याचं, द लेंथ ऑफ सच अ स्मॉल एलिमेंट, याला पी सुद्धा म्हणू शकतो. ॲट पी अँड थीटा बी द अँगल बिटवीन ए बार अँड द टँजंट ड्रॉ ॲट पी. या पी वर आपण जे काही टँजंट ड्रॉ केलं त्याचं आणि वेक्टर फील्डचं अँगल काय आहे आपला, थीटा आहे. ओके, तर बघा नेमकं आपल्याला एक्सप्लेनेशन कशा प्रकारे देत होतो आपण. द कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग द कर्व, द कंपोनंट आहे कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग द कर्व किंवा टँजंट ॲट पी विल बी ए कॉस थीटा. बघा आपण सांगितलं होतं तुम्हाला ए कॉस थीटा आहे. काय आहे, ए कॉस थीटा. ॲडजसंट साईड, हायपोटेन्यूस साईड, तर आपण ॲडजसंट साईड घेत असतो ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा. तर नेमकं बघा काय होतं समोर, द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉस थीटा अँड डीएल ॲट अ पॉइंट पी विल बी. पण एक्सप्लेनेशन केलेलं आहे.
ए कॉस थिटा हे एक तुमचं अँगल आहे आणि डीएल तुमचं काय आहे डीएल एक पार्ट आहे म्हणजे याला म्हणू शकतो आपण ए डीएल कॉस थिटा ओके ए डीएल कॉस थिटा आणि बघा तुम्ही ए कॉस थिटा अशा प्रकारे आहे आणि आपण याला कसं लिहू शकतो ए बार डॉट डीएल बार अशा प्रकारे याला आपण याचं स्प्लिटिंग अशा प्रकारे होते ओके तर बघा नेमकं काय आहे दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन एलिमेंट हे काय आहे डॉट प्रोडक्ट आहे कशाचं एक एलिमेंटचं बघा आपण लॉट ऑफ एलिमेंट कन्सिडर केले होते एन नंबर ऑफ डीएल 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 अशा प्रकारे याचं नाही का प्रोडक्ट आहे डीएल विथ अवर वेक्टर फील्ड ए बार बरोबर आहे तर नेमकं मग नाही का आपण काय करणार आहे नंतरचं प्रोसिजर काय आहे की डीएल आपल्याजवळ भरपूर आहे म्हणून डीएल 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 याची काय करणार आहे ऍड करणार आहे आपण आणि ते ऍड स्पेसिफिकली ऍड आपण इंटिग्रेशन या फॉर्मनुसार करत असतो इंटिग्रेशन ओव्हर सरफेस ए बार डॉट डीएल बार म्हणून आपण इंटिग्रेशन कशासाठी आहे डीएल हे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहे त्याला आपल्याला ऍड करायचं आहे त्याला आपण समेशन सुद्धा यूज करू शकतो बघा दिस द डॉट प्रोडक्ट फॉर वन एलिमेंट वी हॅव टू ऍड सच अ डॉट प्रोडक्ट फॉर कंप्लीट कर्व आपल्याला काय करायचं आहे सपोज हे एक डीएल आहे डीएल 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 म्हणजे डीएल डीएल मिळून नाही का आपलं टोटल डीएल जर ऍड केलं तर आपलं कर्व बनत आहे आपलं काय मेक होत आहे कर्व कोणतं ए टू बी म्हणून आपण टोटल डीएल जेव्हा ऍड करू तेव्हा आपल्याला कर्व वर नहीं का इंटीग्रेशन त्या पॉइंट फंक्शन चा अपन माहित करून घेऊ ओके देखो क्या बोल रहा हूं मैं सपोज क्या करना है इस कर्व पर P2Q एक कर्व है उस कर्व पर हमको क्या निकालना है एक पॉइंट फंक्शन दिया है उस पॉइंट फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन अगर उस कर्व पे निकालेंगे तो उसे बोलेंगे हम लाइन इंटीग्रल ओके तो हमने क्या किया ये लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए उस कर्व में ने क्या एक पॉइंट कंसीडर एक एलिमेंट कंसीडर किया है डीएल सच अ लॉट ऑफ डीएल एलिमेंट्स वी कंसीडर एंड लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग वो कर्व टोटल कर्व बनना चाहिए इसलिए उस डीएल को क्या कर रहे हैं उसमें डीएल ऐड करते जाएंगे और अब हमको टोटल कर्व बनेगा ए टू बी और P2Q जो कुछ भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो कर्व हमको मिलेगा और हम क्या निकालेंगे उस पर इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज सरफेस ओके क्लोज और ओपन क्लोज सरफेस कैसे डोनेट करेंगे ऐसे क्लोज यानी क्लोज सरफेस मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सरफेस उसी पे आके नहीं क्या हो एंड हो जाएगा उसे बोलेंगे क्लोज सरफेस सपोज P है और यहां से गया वो Q पर Q से आया R पर और R से दोबारा P पर आ गया तो इसे बोलेंगे हम कर्व सरफेस क्लोज सरफेस ये है ओपन सरफेस क्योंकि यहाँ पे नहीं है A टू B डायरेक्ट ओपन सरफेस यहाँ पे हम लोग A टू B कंसीडर कर सकते हैं जैसे आपके बुक में दिया है तो क्या बोलना है मेरा कि जो छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स है दिस सच एलिमेंट वी एडिंग एंड गेटिंग अ इंटीग्रल फॉर्म वो इंटीग्रेशन फॉर्म में हम ऐड करेंगे और उससे हमारा कंपोनेंट क्या बन जाएगा ए बार डॉट डीएल बार ऐसे हमने क्या कौन से वेक्टर फील्ड की कोई से भी वेक्टर फील्ड की हम वैल्यू निकाल सकते हैं ओके तो ऐसे कि हम एक वेक्टर फील्ड ए कंसीडर किया है वेक्टर फील्ड हमने क्या ए बार डॉट डीएल बार भी कंसीडर कर सकते हैं और वेक्टर फील्ड अगर कहना है तो ए टू बी एफ बार डॉट डीएल बार भी कंसीडर कर सकते हैं ओके ऐसे सच वेक्टर फील्ड पर हम लॉट ऑफ वेक्टर फील्ड पर हम लाइन इंटीग्रल बना सकते हैं उस पॉइंट फंक्शन का ओके तो देखो क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वी हैव टू ऐड सच अ डॉट प्रोडक्ट्स फॉर कंप्लीट पाथ क्या करना है ये नहीं क्या ओनली फॉर वन एलिमेंट हो गया ओनली फॉर वन एलिमेंट ऐसे नहीं क्या n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो क्या करेंगे हम उसे ऐड करते जाएंगे उस डॉट प्रोडक्ट को n नंबर के लिए सो वी हैव टू इंटीग्रेट द क्वांटिटी अलोंग द कर्व फ्रॉम a टू b हमको क्या करना पड़ेगा उस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा a टू b के लिए ओके तो चलो ऐड करके क्या करेंगे हम टोटल इंटीग्रेशन और a टू b a बार डॉट dl बार ऐसे अपना एक वेक्टर फील्ड आ जाएगा अलोंग कर्व फ्रॉम इनिशियल पॉइंट a टू फाइनल पॉइंट B इज नोन एज लाइन इंटीग्रल और इसको क्या बोलेंगे हम इसी इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल बोलेंगे क्या इंटीग्रल बोलेंगे लाइन इंटीग्रल क्या कर रहे हैं हम लोग सच अ स्मॉल एलिमेंट एडिंग और टोटल सरफेस A टू B सरफेस सरफेस नहीं बोल सकते उसे कर्व बोल सकते A टू B तो क्या फॉर्म करेगा कौन सा फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म करेगा लाइन इंटीग्रल फॉर्म करेगा ओके तो आगे देखिए लाइन इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय वन इंटीग्रेशन साइन
लाइन इंटीग्रल कैसे डिनोट करते हैं, ओनली वन इंटीग्रेशन साइन, और अगर क्लोज सरफेस रहा है तो ऐसे सर्कल बना लेंगे उस इंटीग्रेशन में, ओके। और वी मेक टेक अ लाइन इंटीग्रल और अ क्लोज कर्व देन पुट अ सर्कल ऑन इंटीग्रेशन साइन सच एज, ओके। अगर हमको लाइन इंटीग्रल बनाना है क्लोज सरफेस का तो उस पे क्या हम बनाएंगे, एक स्मॉल सर्कल बना देंगे, यानी ये क्या डिनोट करेगा कि लाइन इंटीग्रल आपका कौन से सरफेस पर है, क्लोज सरफेस पर आप लाइन इंटीग्रल उस पॉइंट फंक्शन का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे अपना कौन सा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है, इसे हम पाथ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। क्या है, कौन सा इंटीग्रल बोल सकते हैं, पाथ इंटीग्रल, क्योंकि जो गिवन पाथ है हमें उस पाथ पर हमने क्या उस पॉइंट फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं और उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कैसा है ना, अगर इंटीग्रेशन बनाते हैं तो हमने क्या सच अ स्मॉल एलिमेंट उसमें ऐड करते जाएंगे और उसका इंटीग्रेशन बनाएंगे जी। जैसे ही हम इंटीग्रेशन बनाएंगे हमको उसका पूरा उस पार्ट पे उस पॉइंट फंक्शन का बिहेवियर प्रॉपर्टीज हमको ध्यान में आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि आगे नहीं क्या सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल दिया है, तो सरफेस इंटीग्रल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इससे पहले का एक तुम्हारा दो फील्ड दिया है आपको, कौन सी दो फील्ड दी है, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कौन कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव है, कौन सी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, ये सब कुछ हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि लाइन इंटीग्रल कैसे है, क्या है उसका प्रॉपर्टीज। प्लीज आप जब भी लेक्चर देख रहे होगे तो एक बुक साथ में रखिए, और एक बुक रखने के बाद आपको नहीं कि सारी बातें इजीली समझ सकती है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से लेक्चर देख रहे होंगे, आप स्पेसिफिकली उस इसमें अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, आणि तुम्ही जर टाइमपास करत असाल तर तुम्हाला समजणार नाही। प्लीज एक बुक रखिए आगे, और कौन सा भी सेवानी सर या आपके पास जो कुछ पब्लिकेशन का अवेलेबल होगा वो आप रखिए, और लेक्चर देखने का। आणि कसं आहे ना, प्रामाणिकपणे लेक्चर पाहत जा, जेणेकरून तुम्हाला समजण्यात येतील प्रत्येक गोष्टी। एक्झाम कधी पण होऊ शकतात तुमच्या, त्याच्यामुळे प्लीज लक्ष देऊन पाहायचं आणि कमेंटमध्ये लिहत जा की आम्हाला हा समजलं नाही, हा पॉईंट पुन्हा सांगा, जेणेकरून मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ते सांगू शकू, ओके। तर बघा या लाईन इंटीग्रलवरून नाही का दोन फील्ड झालेले आपल्याजवळ, कोणकोणत्या, कंजर्वेटिव्ह आणि नॉन कंजर्वेटिव्ह। नॉन कंजर्वेटिव्ह पहा नेमकं काय आहे, याचा अर्थ काय है कि हम किसे बोल सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फील्ड। तो देखिए हमने यहां तक पढ़ा कि लाइन इंटीग्रल कैसे हम बनाते हैं। पहले नहीं कि हम कंसीडर करते हैं बिगिनिंग में कि कर्व कौन सा है, उस कर्व पर हमने क्या छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं डीएल, ओके। और डीएल एलिमेंट लेने के बाद में क्या क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन बनाते हैं। उससे भी पहले क्या करते हैं, हम एक कर्व है, उस कर्व पर उस वेक्टर जो कुछ फील्ड है उसका मतलब उस वेक्टर फील्ड को बना लेते हैं, और वहां पे टेंजेंट बनाते हैं। वो टेंजेंट में क्या क्या रहेगा आपका, मेकिंग एन एंगल करेगा वो थीटा, किसके साथ, आपके वेक्टर फील्ड के साथ वो एंगल थीटा मेक करेंगे। इससे ही एक्सप्रेशन निकलता है ए बार डॉट डीएल कॉस थीटा, ओके। ये कॉस थीटा डीएल जो कुछ निकलेगा, क्योंकि डीएल के वो ले रहे हैं हम, वो एडजेसेंट साइड है, इसलिए हम डीएल ले कॉस थीटा लेते हैं, ओके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब दो आपके पास दो फील्ड है, इससे भी लाइन इंटीग्रल के पार्ट पढ़ेंगे, दो टाइप है यहाँ पे, दो फील्ड बना सकते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड, देखो व्हेन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, जो कुछ वैल्यू रहेंगी लाइन इंटीग्रल की आपके वेक्टर फील्ड पर, आपके वेक्टर फील्ड पर लाइन इंटीग्रल की जो कुछ वैल्यू रहेंगी, लाइन इंटीग्रल values depend on your vector field, depend on your when the value of line integral of vector field depends on
ओनली द पोजीशन ऑफ टू एंड पॉइंट्स। कहाँ पे डिपेंड रहेंगी? जो आपकी वेक्टर फील्ड की वैल्यू है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है आपके वेक्टर फील्ड की, वो डिपेंड्स रहेंगी ओनली पोजीशन, ओनली पोजीशन। दोबारा लिखता हूं मैं ये सेंटेंस। कौन सी वेक्टर फील्ड देख रहे हैं हम? कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड देख रहे हैं। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, इस कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन है कि वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड depends only on the पोजीशन। बताता हूँ इस सेंटेंस का मैं मतलब आपको। पोजीशन ऑफ टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ द पाथ, and not on the actual path, traced by और ट्रेस बिटवीन दे। देखिए क्या लिखा है मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ कंजर्वेटिव फील्ड क्या है। द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, कौन सी वैल्यू? जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है, कौन सी? ये जो वैल्यू है ना, ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, कौन सी वेक्टर फील्ड? ए बार डॉट डीएल बार फील्ड डिपेंड ओनली ऑन दी पोजीशन ऑफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ। जो कुछ पोजीशन है टू एंड पॉइंट की, ए और बी की, किसके पोजीशन पर? ए एंड बी पोजीशन ऑफ टू एंड पॉइंट्स ऑन द पाथ, किस पे डिपेंड है? टू एंड्स पॉइंट ऑफ द पाथ। देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं ये सेंटेंस में, समझ लिया नहीं? टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ द पाथ, यानी अगर पाथ रही है आपकी P to Q, तो आपकी वैल्यू जो है लाइन इंटीग्रल की, उस वेक्टर फील्ड की ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ आवर टू एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ। P और Q के पोजीशन पे डिपेंड है, ओनली P और Q के पोजीशन पे डिपेंड है, नॉट ऑन दी, किस पे डिपेंड नहीं है? नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ ट्रेस बिटवीन देम। उन दोनों ने एक्चुअल कितना पाथ कंसीडर किया है। देखिए सपोज आपकी पाथ है शेगाव नाका टू गाडगे नगर, ओके। पहला इनिशियल पॉइंट P रहेगा शेगाव नाका पर, आखिरी वाला Q पॉइंट रहेगा गाडगे नगर पर। तो आपकी जो वेक्टर फील्ड है उसकी वैल्यू कहाँ पे डिपेंड होगी? P या Q पे होगी? P और Q के बीच में होगी क्या? उस पाथ पर होगी क्या डिपेंड? उन्होंने कितना पाथ कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस पर डिपेंड नहीं रहेंगी। चलो उन्होंने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उस वेक्टर फील्ड ने कंसीडर किया, उस पर नहीं रहेंगी। डिस्टेंस या उस पाथ से डिपेंड है क्या? वो नहीं, उस पाथ पे डिपेंड नहीं है, उस पाथ पे जो टू एंड पॉइंट दिया है उस पर डिपेंड है, P और Q पर। तो इस फील्ड को क्या बोलेंगे आप? कंजर्वेटिव फील्ड। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कांस्टेंट फील्ड। कंजर्वेटिव यानी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट फील्ड यानी कांस्टेंट फील्ड है। कौन सी फील्ड है? कांस्टेंट। क्योंकि कैसा है ना, डिपेंड है वो दो एंड पॉइंट पर, तो डिस्टेंस पे डिपेंड है क्या? नहीं, उस एक्चुअल कितना ट्रेस किया है उन पर डिपेंड नहीं है। तो पॉइंट, दो पॉइंट कहाँ भी रहेंगे। अब शेगाव नाका तो राजापेट भी कंसिडर किया, तो कंजर्वेटिव फील्ड क्यों बोल रहे हैं उसे? वो कांस्टेंट फील्ड है, क्योंकि P और Q के ही पॉइंट पे, Q के ही वो इस पर डिपेंड है, वैल्यू पोजीशन पर। एक्चुअल पाथ कितना ट्रेस किया है, कितना कवर किया है, इस पर डिपेंड नहीं है। उस फील्ड को क्या बोल रहे हैं हम? कंजर्वेटिव फील्ड। और इसका एकदम उल्टा लगेगा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कैसे रहेगा? देखिए, if the value of line integral of vector field depends on the actual path traced between the two end point of the path, then field। देखिए पूरा उल्टा हो गया यहाँ पे। कंजर्वेटिव बोल रहे हैं कि जो कुछ लाइन इंटीग्रल की वैल्यू रहेंगी उस वेक्टर फील्ड की ओनली डिपेंड ऑन दी पोजीशन ऑफ टू एंड पॉइंट्स, नॉट ऑन दी एक्चुअल पाथ ट्रेस बिटवीन देम। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं पहले फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव के लिए,
कि उसके जो एंड पॉइंट रहेंगे दो उस पे ही डिपेंड रहेंगी उस इंटीग्रल की वैल्यू। अब आपकी जो दूसरी फील्ड रहेंगी, दूसरी फील्ड कौन सी आपकी, ये जो नॉन कंजर्वेटिव वाली फील्ड है, ये नॉन कंजर्वेटिव वाली फील्ड में क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ओवर फील्ड डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ ट्रेस बिटवीन देम। जो कुछ एक्चुअल पाथ कंसीडर किया है, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल of vector field क्या बोल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ, डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ between trace between टू पॉइंट्स। देखिए इस फील्ड को बोल रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, कि जो कुछ वैल्यू रहेंगी आपकी लाइन इंटीग्रल की उस वेक्टर फील्ड की डिपेंड्स ऑन दी एक्चुअल पाथ ट्रेस। जो पाथ ट्रेस किया है इस पर डिपेंड रहेगी, उस पॉइंट के दोनों पोजीशन पर डिपेंड रहेंगी क्या, नहीं, इस पाथ पर डिपेंड रहेंगी। वो जो कुछ पाथ वो कंसीडर कर रहा है उस पे उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू डिपेंड रहेगी आपकी वेक्टर फील्ड की। वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ ट्रेस बिटवीन टू पॉइंट्स। और